नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड का जो 15th लेसन है खरा नागरिक वो पढ़ने वाले हैं। खरा नागरिक का अर्थ क्या होता है? गुड सिटीज़न, सच्चा नागरिक, जो देश का सच्चा नागरिक होता है वो। पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासाचे नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केले आहे। निरंजनने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय आहे। यहाँ पर लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहते हैं स्कूल जीवन में हमने जो सीखा, जो हमने वैल्यू जो सीखी, वो सारी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यू को हमें जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। निरंजन ने दाखवलेले प्रसंगावधान, प्रसंगावधान का अर्थ है प्रेजेंस ऑफ माइंड, योग्य निर्णय लेना। तो निरंजन ने कैसे ऐसी कोई घटना घटी, उस समय उसने कौन सा निर्णय लिया, मतलब उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा था, ये सारी निरंजन के द्वारा हमें कहानी बताना चाहते हैं लेखक सुहास बारटक्के। पढ़ते हैं हम लेसन। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। निरंजन आज अर्ली इन द मॉर्निंग वो अभ्यास पढ़ाई करने के लिए बैठा था। आज शेवटच्या नागरिक शास्त्रचा पेपर होता। आज उसका लास्ट पेपर था, वो नागरिक शास्त्र, तो सिविक्स का उसका पेपर था। तो झाला की संपलीच परीक्षा। इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो, त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघडच। क्या कहता है कि इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ये तीनों जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है और उसमें भी नागरिकशास्त्र तो बहुत हार्ड आहे, अवघड म्हणजे कठीण आहे। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, हा भडसावडे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। जो उनके निरंजन के जो गुरुजी थे उनका नाम था भड़सावड़े गुरुजी। उन्होंने उसको सलाह दी थी, उनको उपदेश दिया था, एडवाइस दी थी उसको कि जब पहाटे सकाळची वेळ मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं वो समय हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो जो सुबह का टाइम होता है वो कैसा होता है, हैप्पीनेस वाला होता है, प्रफुल्लित होता है, ताजे तवाने मतलब टवटवीत मतलब ताजे तवाने, तो वो समय हमारे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजेतवानं बनलेले असतं, शरीर भी ताजेतवाने होता है मतलब प्रफुल्लित होता है। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकून लागू शकतं, फ्रेशनेस की वजह से हमारा मन भी अभ्यास पे अच्छे से लगता है। हवेत सुखद गारवा असतो, हवा के अंदर ठंडा मतलब सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पवन भी कैसा होता है, ठंडा होता है। दुरून एखादी भुपाळी किंवा रेडिओवरच आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असत। अर्ली इन द मॉर्निंग में जो भूपाड़ी, जो भावगीत होते हैं, भूपाड़ी का अर्थ है भावगीत, जो भावगीत होते हैं वो हर जगह पे बजते हुए रहते हैं और इसके अलावा रेडियोवर भी भक्तिगीत ऐकू येत असत, मतलब रेडियो में भी हम भक्तिगीत सुबह सुबह सुनते हैं। ते नसेल तर पक्ष्यांच्या सुमधुर संगीत साथीला असतंच। अगर ये दो बातें नहीं होती है तो इसके अलावा अर्ली इन द मॉर्निंग जो पक्षी हैं वो सुमधुर, सुमधुर मतलब अगदी गोड गाणे गातात। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। ऐसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अच्छे वातावरण में जो संस्कृत का श्लोक होते हैं वो भी हमें अच्छे से याद रह जाते हैं। एरवी न करलेले गणित चटकन करतं, ऐसे दिन में हम पढ़ने जाते हैं तो हमें मैथ्स पता नहीं चलता है, मैथ्स के सम्स, लेकिन वो टाइम पे हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। त्याची रीतही लक्षात राहते, हा निरंजनचा अनुभव, उसके जो गुरुजी ने उनको बताई थी बातें तो सारी बातें वो वैसे ही करता था, तो इसके लिए कहता है कि उसका ये रियल में खुद का एक्सपीरियंस था निरंजन का। त्यामुळेच भडसावडे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला
मौलाचा वाटला। निरंजन को बरसावड़े गुरुजी की जो सलाह थी वो लाख मौलाची वाटे, मतलब बहुत वैल्यूबल लगती है, बहुत महत्वपूर्ण लगती है। निरंजन जी गुरुजीवर अपार श्रद्धा होती, अपने गुरुजी पर उसको बहुत पूरा विश्वास था। तसं गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं। गुरुजी को भी निरंजन के ऊपर बहुत प्रेम था। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता। निरंजन गुरुजी का एकदम फेवरेट स्टुडंट था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। बघा मुलांनो, इथे कारण आपल्याला दिलेलं आहे, परीक्षेत जर विचारलं तर आपल्याला यायला पाहिजे हां का बाळांनो। का लाडका विद्यार्थी होता? कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। या जगात त्यांचं असं कुणीच नव्हतं। दूरदूरच्या नातातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा। निरंजन के रिलेटिव्स कोई भी नहीं थे। उसकी जो एक मौसी थी, मतलब मौसी मतलब अपनी मम्मी की बहन, वो थी। वो भी कहाँ रहती थी? चिपळूण जो शहर है उसके पास उपनगर में वो रहता था। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं। गांव से दूर एक डोंगर था, एक पहाड़, एक पर्वत था, वहाँ पर वो उसकी मौसी का घर था। आई वडील लहानपणीच वारले। जब वो छोटा था तभी उसके आई वडील मतलब मम्मी पापा उनकी डेथ हो गई थी। काही दिवस मामाने संभाळ केला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूण आणलं। बहुत सारे दिन उसके मामा ने उनको पाला पोसा, फिर बाद में वो सब लोग चिपळूण में आ गए। या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तोही मुंबईला निघून गेला। उसकी मावशी के यहाँ उसने निरंजन को छोड़ दिया और जो उसके मामा थे वो मुंबई में चले गए। तो कायमचाच, मतलब वो कायम के लिए परमानेंट मुंबई चले गए। जाताना मौलाचा सलाह मात्र देऊन गेला। देखो उसके मामा हैं, वो भी उन्होंने उसको वैल्यूबल उन्होंने उपदेश दिया। तो क्या दिया यहाँ पर देखो, रडत बसू नको, शेण गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी कामं कर, मावशी देईल ते खा आणि इथंच राहा, मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे। देखो क्या सलाह दिया उनको कि तू रोते मत बैठना। शेण का अर्थ है यहाँ पर काउडंग होता है। मावशी के यहाँ सारे मतलब गाय वगैरह होगी मे बी, तो इसके लिए उनको बोला है कि जो काम तेरे को आता है वो सारा तू काम करेगा। गोठा मतलब जहाँ जो गाय गुरे रहते हैं वो जगह को हम गोठा कहते हैं। मावशी देईल ते खा, जो मावशी उसको देगी खाने के लिए, जो तेरे को मावशी देगी वो तू खाना खा और तू इधर ही रह। मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे, मतलब जो मावशी है तेरे स्कूल में भी तेरा ॲडमिशन कराने वाली है। मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा। उसके मामा जो मुंबई में परमानेंट चले गए, उसके बाद वो आए ही नहीं, लेकिन ये जो छोटा सा निरंजन था वो मावशी के घर ऑनेस्ट से रहता था वहाँ पर। घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं। घर के लोग के साथ वो हिलमिल गया और स्कूल में भी उसका एडमिशन हो गया। दाखल मतलब उसका प्रवेश हो गया। मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा। मावशी की परिस्थिति वो भी कैसी थी, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थी वो, तो जैसे तैसे तथाच मतलब जेमतेम जेमतेम होने की वजह से निरंजन वार लावून जेवायचा। वार लावून जेवायचे म्हणजे अलग अलग वहाँ पर गांव में अलग अलग जगह पर जो अलग अलग परिवार रहते होंगे उनके यहाँ वीक में एक दिन, मतलब संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, ऐसे अलग अलग दिन मेहमान बनकर दूसरों के घर में खाना खाने के लिए जाता था। पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून बडसावडे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांचा घरी वार लावून दिले। जो उसके टीचर थे बड़सावड़े गुरुजी, उनको ऐसा लगा कि एक ही साल में निरंजन ने बहुत अच्छे से प्रगति कर ली है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कोई एक श्रीमंत घर था, उसके घर उन्होंने वार लगाकर उनको खाने के लिए हर रोज़ अलग अलग, मतलब जो श्रीमंत लोग थे उनके घर पे उसको खाना खाने के लिए भेजते थे। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा। जो श्रीमंत था उसके घर में जो
बरसावड़े गुरुजी ने उसको भेजा था वहाँ पर रोज़ दुपारी मतलब दोपहर का खाना लंच वो वहाँ पर करने के लिए जाता था. मग तिथून शाळेत संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. मतलब दोपहर को वो दूसरों के घर में खाना खाने के लिए जाता था. इसके बाद में वहाँ से डायरेक्टली वो स्कूल जाता था और शाम को जब मौसी के घर आता था तो वहाँ जो भी खाना उसको मिलता था जैसे भी मिलता था वो वहाँ पर रहता था. सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. सुबह उठकर जल्दी वो उठ जाता था और उठने के बाद जो गोठ में मतलब काऊ शेड में जो भी काम होते थे वो सारा ख़त्म कर लेता था और उसके बाद में पढ़ाई के लिए वो बैठता था. गुरुजीवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा. गुरुजी पर वो जो बातें वो गुरुजी उसको कहते थे, जो उपदेश देते थे वो सब उनको सुनता था, उनके ऊपर ट्रस्ट रखता था और एग्ज़ाम में वो ऑलवेज फर्स्ट नंबर से पास होता था. त्याच्या वया पुस्तकांचा खर्च बरसावड़े गुरुजीच करायचे. उसके जो गुरुजी थे उसकी जो नोटबुक्स थे टेक्स्ट बुक थे सारा खर्च उसके गुरुजी उसके टीचर करते थे. गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंतच मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन, नाहीतर नाही. गुरुजी ने उसको क्या बोला था कि जब तक तेरा पहला नंबर आता है, जब तक तू फर्स्ट रैंक से पास होता है तब तक मैं तेरा सारा खर्चा करूँगा और वार लावून मतलब अलग अलग जगह पर तेरे को खाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं खाने के लिए भी तेरे को अलग अलग जगह पर भेजूँगा, लेकिन कब तक? जब तक तू फर्स्ट नंबर से पास होगा तब. अगर तू नहीं होगा तो वो सारा तेरा बंद हो जाएगा. गुरुजींचं हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन जटून अभ्यास करायचा. उसके जो टीचर थे गुरुजी थे उनकी ये जो बातें थी वो ध्यान में रखकर वो जटून अभ्यास करायचा. मतलब चिकाटी ने बहुत हार्डवर्क करके वो अपनी पढ़ाई करता था. आज नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होत होता. आज उसका लास्ट पेपर था, नागरिक शास्त्र का पेपर था. उससे पहले जितने भी उसके पेपर थे वो सारे बहुत अच्छे गए थे. नागरिकांची कर्तव्य कोणती? उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे? लोकसभा म्हणजे काय? ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो? साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं. कितने क्वेश्चन थे टोटल आप गिनती कर लेना और क्वेश्चन अगर बॉक्स में पूछते तो आंसर भी आपको लिखने को आने चाहिए. सारे उसके जो सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब वो फटाफट उसको आते थे. अभ्यास करता करता किती वेळ लाटला कुणाच ठाऊक. निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला. 9 वाजून गेले होते. 10:30ची परीक्षा. त्याआधी देशमुखांकडे जायचं होतं. केवढं तरी लांब चालायचं होतं. भराभर आवरून तो निघाला. ये पढ़ाई करने के लिए बैठा था, उसको पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया. अभी उसको 10:30 का उसका पेपर था और 9 बज गए थे. और इसके अलावा उसको आज वार लगा कि जो खाना खाने के लिए जाता था तो किसके घर उसको खाना खाने के लिए जाना था? देशमुख के घर उसको खाना खाने के लिए जाना था. तो ये फटाफट निकलता है. मावशीचं घर गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी. मध्ये एक नदीही लागायची. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत पार करायला लागायची. अभी ये मौसी का घर कहाँ था? डोंगर के नीचे था, राइट, पर्वत के नीचे, पहाड़ के नीचे था. अभी उसको जाना था तो जाने के लिए उसको बीच में क्या आती थी? एक नदी आती थी. पहले इस नदी को अंदर से पार करना होता था, परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला है. अभी कोकण रेलवे आ गई है, इस वजह से वहाँ पर क्या हो गया है? पूल हो गया है, ब्रिज हो गया है. पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटही ठेवली होती. मतलब जो ब्रिज बनाया था उस ब्रिज के ऊपर एक साइड से ट्रेन भी जाती है और दूसरी साइड में जिन लोगों को चल के जाना है वो जा सकते हैं. या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं. इस ब्रिज की वजह से अभी जाना और आना थोड़ा इजी हो गया था. निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत जपाजप चालला. उजळणी करणे मतलब मनन करणे, ऐसे इंग्लिश में उसको रिवाइज करते वो जपाजप मतलब वेगाने लवकर तो जात होता. वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला. उसको एक बहुत बड़ा दगड़ दिखता है. दगड़ का अर्थ है पत्थर, मराठी में उसको खड़क कहते हैं.
कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। निरंजन अपने मन में विचार करता है कि किसी ने अपने काम के लिए लिया होगा और वापस वहाँ पर ही रखकर चला गया होगा। निरंजन ने तो दगड़ उचलून बाजूला ठेवला। जो पत्थर था उस पत्थर को निरंजन ने क्या किया, वहाँ से उठाया और दूर रख दिया। त्याला लोकांच्या या बेफिक्री प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई। तुम्ही विसरलात, पण दुसरा ठेच काढून जीवाला मुकतो त्याचं काय, असं त्याचा म्हणणं। और वो अपने मन ही मन में बोलता है, लोग कैसे हैं, देखो उन्होंने पत्थर अपने काम के लिए लिया है, फिर वहाँ पर ही छोड़कर चले गए। कितने उनका स्वभाव कैसा है, देखो कितने बेजवाबदार हैं। बेफिक्री मतलब कितने बेजवाबदार वो स्वभाव के हैं। और उसको बहुत गुस्सा आया। ठेचकाडूने मतलब धडपडून, आणि जीवाला मुक्तो म्हणजे प्राण गमावणे। मतलब वो कह रहा है कि आप तो चले गए, लेकिन यहाँ पर अगर कोई फटाफट से वहाँ से निकलता होगा तो किसी की जान भी यहाँ पर जा सकती है। निरंजन पुलावर पोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। आता 9:50ची गाडी येईल, धाड धाड आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल। निरंजन ने जब पुल पर से जब चल रहा था तभी कितने बजे थी, 9:30 बजी थी। और वो मन में कहता है कि अभी 9:50 की गाड़ी यहाँ पर आएगी और धड़ धड़ करके मतलब आवाज़ करके ये गाड़ी अपने एटीट्यूड से पुलावरून जाईल, मतलब पुल से निकलेगी। ही कोकण गाडी किती छान असते, मतलब ये कोकण की जो ट्रेन है वो कितनी सुंदर है, पण दिसते ना दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते। काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला। वो कितना खुश हो रहा है। आपणही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू या विचाराने तो हुरडून गेला। हुरडून जाने मने आनंद येणे, ये जो इसको विचार आता है, अरे मैं भी बड़ा होकर इस गाड़ी में बैठूंगा, ऐसा सोचकर भी वो खुश होता है। तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस ऋणाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेलं। हे छिद्र कसलं, रोज नसतंच बुवा, असं म्हणत त्यानं जवळ जाऊन पाहिलं। तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे ऋण वेडे वाकडे करून ठेवल्याचे त्याच्या ध्यानी आलं। निरंजनला आश्चर्य वाटलं। तभी उसका अचानक से ध्यान जाता है उसका कि रेलवे ट्रैक के लेफ़्ट साइड के अंदर एक बड़ा सा खड्डा है, एक बड़ा छिद्र है वहाँ पर। अरे रोज तो नहीं होता है। ऐसे कहकर वो वहाँ पर पास में जाता है और पास में जाकर वहाँ पर देखता है रेलवे ट्रैक के उधर कि जो रेलवे ट्रैक है वो आड़े टेढ़े हो गए हैं। वेड़े वाकड़े मतलब थोड़े आड़े टेढ़े हो गए हैं। ऐसा देखकर निरंजन को बहुत आश्चर्य होता है। रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते। त्यानंतर पहाटेस कुणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा। वो सोच रहा है रात को 2 बजे यहाँ से तो गाड़ी गई होगी, अभी ये किसी ने तो भी जानबूझकर, जाणीवपूर्वक मतलब मुद्दाम जाणीबुजून कोणीतरी हा काम केला असावा। आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाडी येईल। निरंजन एकदम सावध झाला। गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल हे त्याच्या लक्षात आलं। वो सोच रहा है मन में कि अभी 9:50 की ट्रेन आएगी और इसमें ट्रेन के अंदर पैसेंजर भरे होंगे। निरंजन एकदम अलर्ट हो गया। उसको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और ये उसको ध्यान में आ जाता है। निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडंच जेवण सारं विसरलं। त्याच्या डोळ्यांसमोर धाड धाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली। निरंजन अब सब भूल गया कि उसका आज सिविक्स का पेपर है, उसको देशमुख के घर पर खाना खाने के लिए जाना है और उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ उसको एक ही चीज़ आँखों के सामने दिखाई देती है कि जैसे धड़ धड़ आवाज़ करके रेल्वे गाड़ी अभी आ जाएगी। कानठड्या बसवणारा आवाज़ आणि लोकांच्या किंकाड्या कानात घुमू लागल्या। फील करने लगा अगर ट्रेन यहाँ से जाएगी, उसके अंदर इतने सारे प्रवासी हैं, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोगों की जो कर्कश आवाज़ों की आक्रोश होगा वो सारा उसके कानों में घूमने लगा। स्टेशन इथून खूप दूर होतं, 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा उठणार। वो सोच रहा है कि स्टेशन यहाँ से 3-4 किलोमीटर लंबा है, दूर है, और अगर मैं जाऊँगा तो परीक्षा उठणार, मेरी परीक्षा क्या हो जाएगी, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा।
मग नापास. बरसावडे गुरुजींची मदत बंद. शिक्षणही बंद. रेल्वेने फिरायचं स्वप्न अपुरंच राहणार होतं. परंतु मन मानायला तैयार नव्हतं. सोच रहा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं नापास हो जाऊंगा और बरसावड़े गुरुजी जो मुझे हेल्प कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगी, मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मैंने जो रेलवे के अंदर बैठकर घूमने का जो मैंने स्वप्न देखा है मैंने, वो स्वप्न भी मेरा अधूरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसका मन रेडी नहीं था, मन उसका अभी भी सोच रहा था। त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती. उसने 1 सेकंड के लिए सोचा और सीधा सोचकर वो सीधा स्टेशन की ओर दौड़ता है. जैसे ही वहाँ स्टेशन पर जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर उसने देखा कि 9:50 की जो ट्रेन थी वो अभी जस्ट आई है और आता 5 मिनटात ती सुटणार होती. मतलब अभी 5 मिनिट में वहाँ से वो रवाना होने वाली ही थी. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं. त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या ऋणाबद्दल सांगितलं, पण ते त्यांना खरंच वाटेना. अखेर निरंजनने आर्जव केली की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका. मी खोटं बोलत असेन तर मला पोलिसांच्या ताब्यात घ्या. वो दौड़कर सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है और वह स्टेशन मास्टर को कहता है कि पुल पर जो रेलवे ट्रैक हैं वो ख़राब हो गए हैं. निरंजन बोलता है तो वो उनको लगता है ये झूठ बोल रहा है. फिर भी निरंजन उनको बहुत विनंती करता है, आर्जव करणे, विनंती करणे की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाड़ी सोडू नका. एक बार देख तो लो, देखने के बाद ही आप वहाँ से गाड़ी को रवाना करना. मी खोटं बोलत असेल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्तरांनाही त्याचा बोलण्याचा तथ्य वाटू लागला. इतना बोलने के बाद स्टेशन मास्टर को लग रहा है कि रियल में ये बच्चा निरंजन सही बोल रहा है. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. निरंजनने नेमकी जागा दाखवली. उगाच धोका नको म्हणून स्टेशन मास्टर को लगा कि जो निरंजन है वो सही बोल रहा है. रेलवे के जो ट्रैक आड़े टेढ़े हो गए हैं, वेड़े वाकड़े झालेले आहेत, वहाँ पर वो जाकर निरंजन वहाँ की जगह बता रहा है. फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. स्टेशन मास्तरांनी लगेच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले. स्टेशन मास्टर वहाँ जाते हैं. उन्होंने देखा तो उनको भी ये सही लगा कि यहाँ पर अगर इसकी मैं निरंजन की बात नहीं सुनता तो रियल में यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था. उन्होंने वहाँ पर गाड़ी रुकाने के लिए आदेश दे दिया. पंचनामा किया, मतलब इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर उन्होंने किया. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले. पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबायला लागलं. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळला म्हणून त्याचं कौतुकही झालं. निरंजन को वहाँ पर रुकाया गया. क्यों? निरंजन ने ही ये जो खबर दी थी ना, उसने न्यूज़ निरंजन ने ही वहाँ पर न्यूज़ दी थी, इसके लिए उसको वहाँ पर रुकने के लिए कहा गया. सबको आश्चर्य लगा कि ये इतना छोटा बच्चा, इसने ये इतना बड़ा जो एक्सीडेंट होते होते उसने बचा लिया. इसके लिए सब लोग आश्चर्य कर रहे थे और मतलब ये कितना बुद्धिमान लड़का है, इसके लिए सब इसके कौतुक कर रहे थे. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. तो निराश झाला होता. त्याच्या नागरिकशास्त्राचा पेपर चुकला होता. तो नापास होणार होता. सब लोग उसका कौतुक कर रहे थे, लेकिन निरंजन निराश होकर, उदास होकर झाड़ के नीचे बैठ गया था. क्यों? क्योंकि उसका जो नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का जो पेपर था वो दे नहीं पाया था. वो अभी फेल हो गया था. त्याच्या गुरुजीकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं, फोटोही काढला. निरंजन उदास मनाने घरी परतला. अभी उसके जो शिक्षक के पास से, जो गुरुजी के पास से जो
उसको सवलतें मिलने वाली थी, जो नोट्स बुक्स खाने के लिए पुस्तक, वो सारी चीज़ें उसकी बंद हो गई। इतने में इसके पास एक वार्ताहर मतलब एक बातमीदार, एक रिपोर्टर आता है, उसका नाम पूछता है, उसको फ़ोटो निकालता है और इतना करने के बाद निरंजन निराश होकर घर वापस चला गया। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनाची स्तुती फोटोसकट छापून आली होती. भीषण अपघात टाळण्याचा श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं. भीषण अपघात मतलब जो भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था उसका श्रेय उसको दिया गया था. निरंजन का दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो आता है और उसकी प्रशंसा भी की जाती है न्यूज़पेपर के अंदर. त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली. खुद जिल्हाधिकारी आले, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि भडसावडे गुरुजीही आले. उस दिन उनके मौसी के घर सब बड़े बड़े जो व्यक्ति थे वो सब आए थे. जिलाधिकारी आए थे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो आए थे, मुख्याध्यापक आए थे और उसके गुरुजी भी आए थे. निरंजन ने धावत पुढे होऊन गुरुजीचे पाय धरले. रडत रडत तो म्हणाला, गुरुजी मी नापास होणार, माझा कालचा नागरिकशास्त्राचा पेपर बुडाला. उसने क्या किया, दौड़कर, जैसे उसने अपने गुरुजी को देखा, निरंजन दौड़कर गुरुजी के पास जाता है, पाए धर ले मतलब उनके शरण में आता है और रोते रोते वो कहता है कि गुरुजी अभी मैं फ़ेल हो जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैंने कल नागरिक शास्त्र का जो सिविक्स का पेपर था वो मैं दे नहीं पाया हूँ. नाही रे पाडा, तू उत्तम नागरिक आहेस, शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास आणि नागरिकशास्त्राच्या खऱ्याखुऱ्या परीक्षेत पास झाला आहे. उसको गुरुजी कहते हैं, नहीं बेटा, तू तो सबसे अच्छा नागरिक है, तूने कितने लोगों की जान बचाई है. रियल में अगर तू रियल में जो सच्चा नागरिक जो कहा जाता है वो तू है और इस परीक्षा में तू रियल में पास हो गया है. तुझं वर्ष कसं वाया जाईल हे बघ, शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत, खास बाब म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे. उसको कह रहे हैं कि ये देख, जो स्कूल के जो अधिकारी है वो सब इधर आए हैं. तेरी जो सिविक्स की जो एग्ज़ाम नहीं हुई थी वो हम कल तेरी एग्ज़ाम लेंगे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचा ठरवला आहे आणि वया पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती तुला मिळणार आहे. क्या कहते हैं उसके गुरुजी कहते हैं कि अभी देख, जो जिलाधिकारी हैं वो तेरे को सरकारी छात्रालय में, वसतिगृहात मतलब जो गवर्नमेंट की जो हॉस्टल है वहाँ पर तुझे प्रवेश मिल जाएगा. और इतना ही नहीं, तेरी जो पुस्तक का जो भी खर्च है उन सब के लिए तुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी. शिष्यवृत्ती म्हणजे स्कॉलरशिप. आता नको तुला वार लावून जेवायला. क्या कहते हैं, अभी तेरे को किसी के घर खाना खाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है. असं म्हणून गुरुजीने निरंजनला हृदयाशी धरलं. तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले. ऐसा कहकर जो गुरुजी हैं उसको निरंजन को क्या करते हैं, हृदय मतलब मिठी मारते, उसको अपने कुशीत घेतात. तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले मतलब सबके आंखों में क्या आ गया, अश्रू आ गए. सगळ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. देखो बच्चों, निरंजन कैसा था, एकदम एक साहसी बालक था. एक गरीब था, उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, फिर भी अपनी जिद से, अपनी मेहनत से वो रियल में पढ़ाई भी करता था और साथ में जब उसको लगा कि ये कितने लोगों की जान खतरे में है, तभी अपनी पढ़ाई, अपना कर्तव्य क्या उसने माना, अपनी पढ़ाई को नहीं दिया उसने रियल में सबकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया तभी. तो इसीलिए ये निरंजन कैसा है, निरंजन हाँ एक खरा नागरिक आहे. ये यहाँ पर हमारा ये जो खरा नागरिक है ये पाठ भी ख़त्म हो रहा है. तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. और बच्चों, मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए आपसे हौसला मिलता रहे. धन्यवाद. मिलते हैं हम अगले वीडियो में.